प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं कुछ पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, आपको मोटिवेट करने के उद्देश्य से आया हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर उत्साह वर्धन बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रतियोगी तैयारी के साथ हमें कंटिन्यू अनवरत उत्साहित भी रहना है। क्यों? क्योंकि यदि उत्साह नहीं होगा तो हमें जो आवश्यकता है परिश्रम की, जो हमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, वह हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसलिए हमें आज हमारे मन में विचार आया कि आज हम जो है कुछ अपने प्रतियोगी भाइयों को, प्रतियोगी मित्रों को कुछ मोटिवेट, कुछ अपना अनुभव, क्योंकि उसी रास्ते से मैं भी गुजर चुका हूं जिससे आप गुजरने वाले हैं या जिससे आप गुजरने की अभिलाषा रखते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा अनुभव क्या था, कुछ काम आएगा, कुछ आपके अंदर उत्साह होगा। क्योंकि मैं भी और आप भी कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, तब लगता है कुछ मोटिवेट होना चाहिए, कुछ उत्साहवर्धन होना चाहिए। तो सबसे पहले तैयारी के लिए जज्बा होना चाहिए, आग होनी चाहिए। हमारे दिल में एक आग होनी चाहिए। हमको खाते पीते जागते कहीं जाते सिर्फ क्या दिखना चाहिए? एक चीज दिखनी चाहिए कि मैं परीक्षा हाल में बैठा हुआ हूं और अपना प्रश्न पत्र हल कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं। जब ये मन में विचार आने लगे, यदि हम खाना खा रहे हैं तो हमें लगे जल्दी खाओ क्योंकि समय बीत रहा है और समय बर्बाद हो रहा है, तब समझ जाइए अब हम प्रतियोगिता को उत्तीर्ण करने के समीप हैं, हमें वो पात्रता आ गई है। और जब तक ये चीज नहीं आ रही है, जो जो बहुत तैयारी करते हैं वो अनुभव रखते होंगे, जानते होंगे, प्रतिपल एक भी पल ऐसा नहीं जाता है जब उनके मन में परीक्षा के विषय में न चल रही हो। तैयारी करते करते जब ये चीज आ जाए तब लगता है कि नहीं, अब हम जो है कुछ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिस परीक्षा में आप बैठने वाले हैं या कोई भी परीक्षा हो, आज की परीक्षाएं सामान्य परीक्षा नहीं रह गई हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर 200 पद किसी विषय में निकल रहे हैं तो 40,000, 50,000, 1 लाख तक फॉर्म डालने वाले हैं। तो सामान्य तैयारी तो सभी करते हैं और होना किनका है? सिर्फ 200 लोगों का या 300 लोगों का या 400, जिस हिसाब से वैकेंसी आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें कंटिन्यू उत्साहित रहना है। कोई ऐसी खबर नहीं सुननी है जो हतोत्साहित करने वाली हो। कोई ऐसे मित्रों से बात नहीं करनी है जो हमें उत्साह से हीन कर दें, हतोत्साहित कर दें। हमें ऐसे लोगों के ही संपर्क में रहना, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैं जब अपने जीवन काल में तैयारी करता था, अगर एक कोई खबर आ जाती थी पेपर में कि अब परीक्षा टलने वाली है, तो उत्साहहीन हो जाते थे। इसलिए उस मना स्थिति पे अपना नियंत्रण भी रखना है कि परीक्षा टलती है, टलेगी, कुछ भी होगा, होगी। हमें ये सोच के रखना है कि कभी तो होगी, लेकिन जब भी होगी तो हमारा एक पद अवश्य होगा। इस बात को अपने मानस पटल पे एकदम दृढ़ीकरण करके स्थापित कर लेना है। ये जब मन में आ जाए तब ये मानिए कि अब हम प्रतियोगी परीक्षा के पात्र हुए हैं। क्योंकि योग्यता की कमी नहीं होती है, योग्य तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग योग्य हैं। आपने देखा होगा अपने परिकर में, अपने पड़ोस में एक से एक इंटेलिजेंट बैठे रहते हैं और लगता है अरे ये तो बड़े योग्य थे, इनका चयन क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हुए होंगे, कहीं ना कहीं अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाए होंगे। और कभी कभी देखा जाता है कि जो औसत में उनसे कम इंटेलिजेंट था उसका चयन हो जाता है, तो कहते उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं ज्यादा होशियार था। हाँ, हो सकता है आप ज्यादा होशियार रहे होंगे, लेकिन उसने कुछ नीतियां बनाई होंगी, उसने समर्पण दिखाया होगा, उसने कुछ सुखों को त्यागा होगा, उसने त्योहारों को त्योहार नहीं समझा होगा। उसने क्या कहा होगा? जब मेरा चयन हो जाएगा वही मेरी होली है, वही मेरी दिवाली है, वही मेरी ईद है, वही मेरी क्रिसमस है। इसलिए जब उसका चयन हो जाएगा तब वह रोज दिवाली मनाएगा। फिर लोग कहेंगे अरे वो तो बड़े मौज में है, वो तो ये हो गया, इतना पैसा पा रहा, उतना पा रहा, आप भी पाइए। उसने जब आप एंजॉय कर रहे थे, जब आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, तब वो पार्टी नहीं कर रहा था,
तब वह सर्दियों में रजाई ओढ़ के और किताबों से आंखें चार कर रहा था। जब आप मौज कर रहे थे, जब आप पैर पसार के सो रहे थे कड़ाके की ठंड में, तब वह विद्यार्थी तप रहा था अपने तप में। तो विद्यार्थी का भी एक तप है। इसीलिए कहा गया है, सुखार्थी अगर सुख चाहता है तो विद्या को त्याग दे। कुतो विद्या, सुखार्थी कुतो विद्या। जो सुख चाहता है उसको विद्या कहाँ, और विद्यार्थी कुतो सुखम, और जो विद्यार्थी उसको सुख कहाँ है। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सावधानियां बरतनी होती हैं। हमें उत्साहहीन लोगों से दूर रहना, उत्साहहीन वातावरण से दूर रहना है और अपने को एकाग्र बना के रखना है। जो हमारा लक्ष्य है उसमें समर्पित रहना है। एक चीज और होती है, जब एक निश्चित लक्ष्य होता है तो सफलता के चांस कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम भटकते हैं, भटकने का मतलब ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, हो सकता है किस्मत से आप हो जाएं, लेकिन यह उचित मार्ग नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उचित सफलता के लिए एक लक्ष्य, एक संकल्प, और जब तक वह हो ना जाए तब तक हम ना छोड़ें। सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नींद चैन को जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। बिल्कुल सही पंक्ति है ये। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। और वह विद्यार्थी निश्चित रूप से त्याग भी देता है, होता भी है जीवन में। ये केवल पंक्तियां नहीं है। जो लोग तैयारी करते हैं वो जानते होंगे, मैंने भी तैयारी की है। मैं अपना उदाहरण ज्यादा नहीं देता हूं क्योंकि इससे अहम की बू आने लगती है, लेकिन कभी कभी लगता है किसी के काम आ जाए तो देना कोई नुकसानदायक नहीं है। मेरे अंदर तो ये भाव था कि यदि मुझे सीट नहीं मिलती है तो मेरे अंदर ये मिलान नहीं होगा कि मैंने परिश्रम में कोई कमी रखी। मैं ये समझूंगा मेरे किस्मत में ही नहीं होगी, तभी नहीं मिली होगी। मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा क्योंकि मैंने परिश्रम में एक भी सेकंड ऐसा नहीं गवाया होगा जिस सेकंड में मेरा चिंतन ना हो कि मेरा टीजीटी कैसे क्रैक होगा या पीजीटी या कोई भी परीक्षा। और मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि मैंने परिश्रम में अब कोई कसर नहीं रखी। अब भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, भाग्य का ललाट मिटाने में मैं सक्षम नहीं हूं और इतना परिश्रम भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन पश्चाताप तो कम से कम नहीं होगा मुझे। लेकिन हुआ। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं अगर कहूं तो जब मेरा पहली बार था तो कुछ शायद मुझे सिलेबस की भी पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई और बहुत कम समय में बीएड के बाद तुरंत वैकेंसी आ गई, तो मेरी तैयारी नहीं हो पाई। मैं बाहर हो गया और इंटरव्यू में भी नहीं गया था। लेकिन उसके बाद मैं इंटरव्यू में पहली बार तक नहीं पहुंच पाया, फाइट नहीं हो पाया, बहुत कम प्रश्न थे हमारे। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोच लिया, अब जब भी परीक्षा होगी अब मेरा एक पद होगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, पहली बार में मतलब इंटरव्यू तक ना पहुंचने वाला व्यक्ति जब दूसरी बार में जाता है तो अष्टम रैंक आके लेके आता, 8वीं रैंक। तो क्या इंटरव्यू में और लोग भी नहीं गए होंगे? बहुत लोग गए। जब हम नहीं थे तो 100 के 200 सीटें थी, 400, 500, 800 लोग जाते हैं। अगर हम उस समय ये सोच लेते अरे मैं तो बहुत पीछे हूं, तो नहीं हो पाते। होता क्या है, बस एक लगन होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए और लगातार अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और उनको मिली है, मैंने देखा है, जो लोग थे सबको मिलती है। इसलिए कहते हैं कि जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अरे जब कुछ ठाना है तो उसमें पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आधा अधूरा समर्पण, आधा अधूरा संकल्प किसी भी परिणाम को देने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण मेहनत, पूर्ण लगन, पूर्ण निष्ठा, इन सब चीजों के साथ जब आप लगेंगे तब कहीं कुछ परिणाम आएगा। और बंधु एक चीज जान लीजिए, जो परिश्रम का फल होता है वह बहुत मीठा होता है। आप अपने पर्कल में देखिएगा, कुछ लोगों को अनायास यदि कुछ वस्तु मिल गई है तो वो उसका ना तो महत्व समझते हैं, और वो महत्व के बाद जो सुख आप मेहनत के बाद उस फल का पा रहे हैं वह सुख प्रकृति उनको दे भी नहीं रही है, वह उठाना भी नहीं जानते हैं।
आप किसी भी देख लीजिए, अनायास किसी कारणवश उनको यदि कोई पद मिल जाता है तो जो सुख आप उठा रहे हैं वह सुख नहीं उठा पाए, क्योंकि मेहनत के बाद जो फल मिलता है, जब एक एक मेहनती व्यक्ति, जब एक कोई परिश्रमी अपनी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, इसके बाद जब वह रोटी खाता है तो जो उसकी सूखी रोटी में भी स्वाद होता है, वो जो एक आनंद में लेटे हुए और पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं वो उसको आनंद नहीं मिलेगा। जो वह सूखी रोटी दिन भर बेचारा मेहनत करके किलवा चला के खाएगा, वो उस सुख को जो प्राप्त कर लेगा वो दूसरा नहीं कर पाएगा, जो अनायास किसी को मिल रहा है बिना परिश्रम के। इसलिए परिश्रम का एक कोई सानी नहीं है, परिश्रम का कोई काट नहीं है, परिश्रम की कोई वो नहीं है। तो मेरा बस एक ही कहना है कि परिश्रम में कोई भी कंजूसी मत कीजिए। आप जैसे भी तैयार कर पाए, सिलेबस तैयार करने की भी, अब मैं सीधे आपके पाठ्यक्रम में आता हूं। सिलेबस की जो तैयारी होती, जो भी पाठ्यक्रम हो, उसका एक तरीका होता है, और सबसे बेस्ट तरीका तो मैं ये मानता हूं जिससे आपको मन लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। सबके अलग अलग तरीका होते हैं, कोई लिखकर तैयारी करता है, कोई गा के तैयारी करता है, कोई सुबह पढ़ता है तो कोई रात में पढ़ता है। किसी को गलत नहीं कह सकते, ना तो किसी को बेस्ट कह सकते हैं। कौन चीज किसके ऊपर सूट कर रही है। मेरे साथ ही कुछ लोग रात में पढ़ते थे, उस समय मेरी मनस्थिति ये थी कि मुझे रात में नहीं मन लगता था, जल्दी सो जाता था, सुबह जल्दी उठता था। लेकिन कुछ मित्र हमारे रात में पढ़ते थे, वो भी सफल हुए। लेकिन अब परिवर्तन है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब सुबह नहीं पढ़ पाऊंगा, रात में पढ़ लूंगा। तो ये सब चलता है। मेन चीज होनी चाहिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आप परिश्रम कितना कर रहे हैं, आप समर्पण कितना है आपको। उसके बाद जो पाठ्यक्रम हो, एक चीज और मैं कहूंगा, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और निश्चित रूप से आपका लक्ष्य है परीक्षा को उत्तीर्ण करना, ना कि केवल अध्ययन करना, क्योंकि अध्ययन और परीक्षा उत्तीर्ण करने में बहुत फर्क होता है। एक तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अर्जन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अनवरत जिंदगी भर अध्ययन रहता है और हर समय कुछ ना कुछ सीखना रहता है। लेकिन जब आप किसी एक विशेष परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसकी एक निश्चित बुक्स होती हैं, निश्चित किसी किसी बुक से निश्चित नहीं होती हैं, और लेखक निश्चित होते हैं, सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो आप ये देखिए कि उस पाठ्यक्रम के हिसाब से क्या सही है, बस उसी रास्ते पे चलिए। अपने पाठ्यक्रम से इतर उतर मत होइए, बहुत ज्यादा योग्य बनने के चक्कर में घर बैठे रह जाएंगे। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा योग्य बनने के चक्कर में क्या होता है, हम उसकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ डालते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने के कारण मेहनत तो हमारी बहुत ज्यादा हो गई और परिणाम नहीं आया। तो ये भी एक कारण होता है। आप बिल्कुल सटीक चलिए, जो पुस्तक, जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम टू पाठ्यक्रम चलिए और उसी में मेहनत करिए। अब अगर आप मार्ग ही भटक के कहते हम दौड़ तो बहुत तेज रहे थे लेकिन हम पहुंचे क्यों नहीं, क्योंकि आप साइड कर गए थे, आप दूसरे मार्ग पे पकड़ लिए थे। मार्ग नहीं भटकना है, जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को पकड़िए, बस और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत इतर उतर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यदि मैं संस्कृत की विषय, क्योंकि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं और संस्कृत में ही अध्यापक हूं, प्रशिक्षित स्नातक का, तो उसकी पाठ्यक्रम की ही चर्चा कर सकता हूं। तो जैसे संस्कृत में लगे हैं ग्रंथ, आप जानते हैं मेघदूतम पूर्ण लगा है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ उत्तर मेघ को विधिवत पढ़िए, कोई कमी न रह पाए, विधिवत, कहीं से एक भी शब्द टिप्पणी जो भी है सब पढ़िए, उसकी कहानी पढ़िए अच्छी दास। कालिदास के ग्रंथ लगे तो कालिदास का जीवन परिचय विधिवत पढ़िए, कहीं से कब उनका जन्म हुआ और उनके विषय में कितने ग्रंथ थे, क्या क्या विधिवत पढ़िए, उसमें कोई कसर मत रखिए। और मेघ जैसे ये लगा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लगा है, आपका चतुर्थ अंक लगा है, तो चतुर्थ अंक तो विधिवत पढ़िए, इसके बाद पूरा कथानक विधिवत पढ़िए अच्छे से। लेकिन मूल मेहनत चतुर्थ अंक में होनी चाहिए, कि चतुर्थ अंक का तो एक एक शब्द हमें रात में भी कोई उठ के अगर पूछ ले तो हम बता देंगे। अगर चतुर्थ अंक जितनी मेहनत आप सातों अंक में कर डाले तो ये उचित हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये मेहनत आपको करनी चाहिए थी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, वहां आपने कम कर दी। तो हमारा कहने का बस तात्पर्य यही कि पाठ्यक्रम में पूरा फोकस रहना चाहिए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम लगा चतुर्थ अंक, तो चतुर्थ अंक
वो तो पूरा विधिवत पढ़िए और पूरा कथानक अच्छे से पढ़िए, और भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कालिदास के विषय में जानकारी होनी चाहिए, दुष्यंत शकुंतला का कब विवाह हुआ, कैसे विवाह हुआ, कहा, ये सब होनी चाहिए। लेकिन व्याकरणात्मक टिप्पणी चतुर्दंग में बहुत ज्यादा महत्व है। इसी प्रकार से किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लगा है, तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पूरे विधिवत मेहनत होनी चाहिए, और इसके बाद पूरी किरातार्जुनीयम का कथानक है, भारवी की किरातार्जुनीयम है तो उनका जीवन परिचय है, उनका पूरा होना चाहिए विधिवत। इस प्रकार से जो है करना चाहिए। शिवराज विजय लगा है प्रथम निश्वास, अब 12 निश्वास को विधिवत पढ़ने के चक्कर में पड़ गए, और एक केवल प्रथम निश्वास में लगा है, पूरी ताकत लगाए है, तो वो ज्यादा आगे निकल जाएगा, है ना। तो 12 निश्वास भी पढ़ने हैं, लेकिन सामान्य रूप से जानकारी लेकिन पूरी एनर्जी आपकी जो फोकस रहेगा ये प्रथम निश्वास में, क्योंकि जब उसी हिसाब से सिलेबस रखा गया है आपका, उसी हिसाब से तैयारी करिए। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, शिवराज विजय, किरातार्जुनीयम, और जैसे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका रखी है, तो आपको व्याकरण पढ़ना है, हर चीज से पढ़ना है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का जो बाबूराम सक्सेना की है उससे ज्यादा पूछेगा, क्योंकि उन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है। या तो पाठ्यक्रम निर्धारित ना होते, कभी लेखक निर्धारित ना होते, जब निर्धारित रखें तो उसमें पूरा फोकस करिएगा, ये चीज होती है। इस प्रकार से जितना भी सिलेबस जो है उनका पूरा विधिवत जो है अच्छी तरह से पढ़िए, और सामान्य रूप से जैसे थोड़ा उसके आगे पीछे उसकी भूमिका, जो कवि लगे, जैसे भारवी लगे हैं, किरातार्जुनीयम लिखा है तो भारवी के विषय में पूरी जानकारी, संस्कृत साहित्य का इतिहास है तो संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में अच्छी तरह से जानकारी, ये मतलब क्या, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये पाठ्यक्रम तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा जब तैयारी कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि जो भी आपका पाठ्यक्रम लगा हुआ है उसमें विधिवत तैयारी, और बस वही सटीक रास्ता टू रास्ता चलिए, पूरी मेहनत करिए, आ जाए रिपीट पढ़िए, क्योंकि कहा गया है रामायण में कहा गया, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। आप जो पढ़ रहे हैं शास्त्र है, और शास्त्र को कभी भी अपने काबू में नहीं मानना चाहिए। आपने 2 बार 10 बार पढ़ लिया, समझ रहे आपका अब हम काबू में हो गया, नहीं, गलत है, आपकी गलत फहमी। आप 12वीं बार पढ़ेंगे तो 12वीं बार आपको लगेगा एक चीज छूट गई थी हमसे, ये चीज तो मैं भूल ही गया था। आप 20 बार पढ़ेंगे, 20 बार आपको लगेगा कि ये चीज छूट गई थी, क्योंकि ये शास्त्र है। जब तुलसीदास जी स्वयं कह गए हैं कि शास्त्र सुचिंतित, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लिया हो, पुण्य पुण्य देखिए, उसको बार बार देखिए, और शास्त्र और राजा को कभी भी अपने बस में नहीं मानना चाहिए। और भूप सुसेवित, एक सेवक ने चाहे जितनी सेवा की हो राजा की, और सेवक समझ ले राजा हमारे बस में हो गया, ये उसकी भूल है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। ये शास्त्र हैं, जब तक परीक्षा ना हो जाए इनको पुण्य पुण्य बार बार पढ़ते रहिए, रगड़ते रहिए, घिसते रहिए, और इसी प्रकार घिसते रगड़ते अपने को कसते एक दिन आप जैसे हीरा निकलता है वैसे ही निकलेंगे। और मेरी यही कामना है, यही बस शब्द है कि लगातार परिश्रम परिश्रम परिश्रम, और जब आप रास्ते में चलेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपको नए नए रास्ते भी मिलते जाएंगे, नए नए तरीके मिलेंगे, नया तरीक पढ़ने का ढंग आएगा, आपको अनुभव, आपका स्वयं गुरु बन जाएगा, और वह अनुभव आपको स्वयं सिखाएगा कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। और धीरे 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 जिस चीज के लिए आप ललक है, जो आपके अंदर आग है, जो अभिलाषा है, जो चाह है, अगर ईश्वर चाहेगा, आपका पुण्य होगा, आपका परिश्रम होगा, तो फल अवश्य पाएंगे। और मेरी यही आशा है कि आप सफल हो और हमारा और आपका संबंध बने रहे। इसी प्रकार से हम आपसे बात करते रहें, आप दोबारा आए और यही कहें कि आपके जो आपने उत्साहवर्धन किया वो भी कुछ काम आया, और आज मैं सफल हूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।